दोस्तों, जैसा कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग अक्सर कह गए हैं कि किसी भी परिस्थिति को देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं, परंतु सबसे सफलतम, सबसे कारगर तरीका वो होता है जब हम चीज़ों को एक एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए देखते हैं। पिछले 2 वर्ष एक वैश्विक महामारी के चलते हम सभी के लिए बहुत ही दुष्कर, बहुत ही विषम परिस्थितियों से भरे रहे। ना सिर्फ व्यवसाय, देश की अर्थव्यवस्था, बल्कि जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित रहा। परंतु फिर परिस्थितियां बदली और उनके बदलने के साथ साथ जब सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई तो जीवन ने बुरी यादों को, बुरे अनुभवों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना उचित समझा और एक रफ्तार पकड़ ली। इसे आप एक सकारात्मक शुरुआत भी कह सकते हैं। ठीक यही हुआ हमारे भारतीय कॉमिक्स जगत के साथ भी। एक लंबे अरसे तक सुप्तावस्था में रहने के बाद उसकी आंख खुली, एक मस्त अंगड़ाई ली और छोटे बच्चों की तरह जैसे नन्हे नन्हे डग भरते हैं वैसे उसने चलना शुरू किया और एक फॉरवर्ड मार्च शुरू हो गया। सबसे पहले रीप्रिंट्स आए। रीप्रिंट्स की सफलता के बाद थोड़ा पब्लिशर्स को कॉन्फिडेंस मिला, फिर उन्होंने नई कॉमिक्स पे काम शुरू किया। धीरे धीरे नई कॉमिक्स भी आई और उसके बाद अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना विश्वास पैदा हो गया मार्केट में के रिस्पॉन्स से, मार्केट के रुझान से, कि कुछ हिम्मती पब्लिशर्स भाई विदेशी कॉमिक्स को भारतीय रीडर्स, भारतीय पाठकों के लिए उपलब्ध कराने के लिए जी जोड़ कोशिश कर रहे हैं और एक भाई साहब हैं जो कि सफल भी हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 लेजेंडरी विदेशी कॉमिक्स कैरेक्टर्स की, जिनका नाम है फैंटम, मैंड्रिक एंड फ्लैश गॉर्डन। मेरा नाम है धीरेन्द्र, आपका अपना स्वदेशी कॉमिक्स समीक्षक, और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इन 3 सुपर हीरोज़ के बारे में बात करें, मैं बात करना चाहूँगा शक्ति कॉमिक्स और उसके कर्ता धर्ता विजय कुमार जी की, जिनको ये पूरा श्रेय जाता है इस बात का कि वो इन 3 विदेशी सुपर हीरोज़ को भारतीय कॉमिक्स जगत में लेके आए, जो हमारे देसी पाठकगण हैं उनको, खासकर उन लोगों को जो अच्छी कहानी की तलाश में रहते हैं, उन्हें एक अच्छा ऑप्शन मुहैया कराया उन्होंने। और आई थिंक भविष्य में ये बहुत कारगर साबित होगा एक हेल्दी कंपटीशन वाला माहौल तैयार करने में, और सभी तरह के पाठकगण और छोटे बड़े पब्लिशर्स इस एक मूव से लाभान्वित होंगे फ्यूचर में। हम कह नहीं सकते कि क्या नए दरवाजे खोले गए भविष्य में कॉमिक्स जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए, बट मुझे ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग आ रही है कि इट ऑगर्स वेल फॉर द फ्यूचर। काफ़ी अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है ये, और मैं जितना धन्यवाद कहना चाहूँ विजय जी का उतना कम होगा। तो आइए उन्हीं के लाए हुए इन 3 किरदारों के बारे में बात करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे फैंटम की। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ अबाउट फैंटम, क्योंकि यहाँ मैं इन कॉमिक्स के बारे में, इनकी कहानी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा, वो आपको ख़रीदनी पड़ेंगी और ख़ुद पढ़नी पड़ेंगी। मैं बस आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि जो ये 3 हीरोज़ हैं इनके जो ओरिजिन स्टोरीज़ हैं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि क्या पृष्ठभूमि रही है इन किरदारों की और किस संदर्भ में मैं आज यहाँ बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेताल के बारे में बताता हूँ, हमारे फैंटम भाई साहब के बारे में, कि कैसे उनकी जर्नी की शुरुआत रही, वो कौन है और क्या है इनकी। ये जो कॉमिक्स आपके सामने है, इसका नाम है मोज़ का श्राप, जो कि फैंटम की एक ओरिजिनल कॉमिक्स थी, द कर्स ऑफ ओल्ड मैन मोज़, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। दोस्तों, फैंटम अर्थात बेताल एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो अपराध जगत से लड़ता है और एक फिक्शनल देश जिसका नाम बंगाला है, वहाँ से वो ऑपरेट करता है। ऐसा कहा जाता है कि फैंटम वर्ल्ड का पहला कॉस्ट्यूम्ड हीरो था जो कॉमिक्स जगत में देखा गया। इस किरदार को रचा है ली फोक ने, और शुरुआत हुई थी 1936 में अमेरिकी अखबारों में एक कॉमिक स्ट्रिप के रूप में। धीरे धीरे फैंटम और उसकी कहानियाँ लोगों को पसंद आने लगी और आगे चलकर वो इतने पॉपुलर हुए कि उन्हें मीडिया के बाकी प्रारूप जैसे कि टीवी शोज़, मूवीज़ और वीडियो गेम्स में भी देखा गया और सराहा गया।
और अब दोस्तों, इससे पहले कि हम दूसरे कॉमिक सुपर हीरो की तरफ बढ़ें, मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाना चाहता हूँ इस कॉमिक्स की। थोड़ा सा आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप जिस कॉमिक सुपर हीरो की कॉमिक्स ख़रीदने या पढ़ने जा रहे हैं, आपको लुक एंड फील उसका कैसा मिलेगा। बस, अब ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक बात जो कि इस कॉमिक्स की यूएसपी भी है, वो ये कि ये जो कॉमिक्स है, जो इसका आर्ट वर्क आप देख रहे हैं, ये हमारे अपने प्रिय अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया है और काफ़ी पसंद करते हैं उनको इस शक्ति कॉमिक्स के करता धरते हैं जो हमारे विजय कुमार जी। तो उम्मीद है कि आने वाले कॉमिक्स में भी इसी तरह से वो अपने आर्ट वर्क से शक्ति कॉमिक्स द्वारा लाई गई कॉमिक्स को संवारते रहेंगे। आइए तो थोड़ा सा इन मैनरेक भाई साहब के भी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, पेश है मैनरेक की कॉमिक्स। अगर इसको आप देखें तो इस कॉमिक्स में आपको 2 स्टोरीज़ मिलेंगी। एक है जो इनकी ओरिजिनल स्टोरी थी मैनरेक की, द बुलीज़, जिसका हिंदी ये जो ट्रांसलेशन है वो है बदमाशों का गिरोह। और दूसरी कॉमिक्स थी इंग्लिश वाली, जिसका नाम था इनविजिबल पर्सन, जिसका ये हिंदी ट्रांसलेशन में आपको अदृश्य मानव के रूप में मिलेगा। मैंने हिंदी कॉमिक्स इसलिए प्रेफर करी क्योंकि थोड़ा सा मुझे देखना था कि इंग्लिश कॉमिक्स का आई नो उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, उनका जो फ्लो है वो कैसा रहता है। मैं ये जानना चाहता था कि जब उनका हिंदी ट्रांसलेशन होगा रीजनल लैंग्वेजेस में वो कैसे दिखते हैं, कैसे बन पड़ते हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं उनका प्रभाव कैसा रहता है। तो ये एक रीज़न है। और मैनरेक की हम बात करें तो मैनरेक भी ली फोक का गढ़ा हुआ एक किरदार है जो कि 1934 में पहली बार पब्लिश हुआ था। दोस्तों, ये किरदार एक जादूगर का है जो सम्मोहन शक्ति, जिसको हम हिप्नोसिस भी बोलते हैं, इस तकनीक को अपनाता है और विलेन से लड़ाई करता है। अगर भारतीय कॉमिक्स में इनके समानांतर आप कोई किरदार देखना चाहें तो आपको भोकाल सीरीज़ में जो उनका बहुचर्चित किरदार है सम्मोहन सम्राट चूतान का, वो मिलेगा। तो उससे कुछ कुछ आप समझ सकते हैं कि किस तरह का किरदार होगा ये जो भाई साहब है मैनरेक, ये सम्मोहन में इतने दक्ष हैं कि इसके बल पर इन्होंने कई विलेंस को धूल चटाई है। फिर चाहे वो गैंगस्टर्स हों, पागल वैज्ञानिक हों, दूसरे लोग के प्राणी हों या फिर दूसरे आयाम के ही क्यों ना हो। जैसे जैसे इस किरदार का विकास हुआ, इसने और भी शक्तियाँ दर्शाई, जिनमें अदृश्य होना, शरीर का आकार बदलना, हवा में उड़ना और टेलीपोर्टेशन मुख्य हैं। दोस्तों, टेलीपोर्टेशन मतलब एक आयाम द्वार बनाना और उसके ज़रिए किसी भी जगह और किसी भी काल में पहुंच जाना। जैसा कि आपने डॉक्टर स्ट्रेंज को करते हुए देखा होगा या फिर क्लोजर होम सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स में धनंजय को करते हुए देखा होगा। ये कुछ कुछ वैसा ही है। ये जो मैनरेक हैं, ये एक हाई टेक मैंशन जो कि जिसका नाम ज़नाडू है, उसमें रहते हैं, जो कि न्यूयॉर्क स्टेट में किसी माउंटेन के ऊपर बना हुआ है। आई नो आप सब लोग को टोनी स्टार्क की याद आ गई ना सीरियसली। सो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ तो आपको कॉमिक जगत में एक सुपर हीरो की दूसरे से मिल ही जाएंगी। चलिए आपको थोड़ी सी झलकियाँ भी दिखा देता हूँ मैनरेक। ये देखिए, ये देखिए, और कुछ कुछ आपको अंदाज़ा लगे क्या होगा। तो ये जो ओवरऑल इसका जो अंदर आपने कॉमिक स्ट्रिप्स देखी, एक तरीके से जिस तरह की कंटिन्यूटी है, जिस तरह का आर्ट वर्क है, बहुत ही अच्छा फील देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे किरदार की तरफ, जो कि है फ्लैश गॉर्डन का। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्लैश गॉर्डन की। तो इनकी जो इंग्लिश में कॉमिक्स आई थी पीस ट्रीटी, उसका जो ये हिंदी ट्रांसलेशन है शांति समझौता। ये जो फ्लैश गॉर्डन है, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बात बता दूं, थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये इनके जन्मदाता जो थे वो थे एलेक्स रेमंड, और ये कॉमिक्स भी फैंटम और मैनरेक की तरह एक कॉमिक स्ट्रिप के रूप में पब्लिश हुई थी। साल था 1934 और उसके बाद ये कॉमिक स्ट्रिप काफ़ी पसंद की गई और फिर कई दशकों तक सफलतापूर्वक ये चली भी।
रीप्रिंट्स अभी भी आ रहे हैं और ये भी एक रीप्रिंट ही है। दोस्तों, ये जो कॉमिक स्ट्रिप है फ्लैश गॉर्डन के साहसिक कारनामा को समर्पित है। मैं थोड़ा आपको इस किरदार के बारे में बता दूं ताकि जो लोग फ्लैश गॉर्डन इस किरदार के बारे में ज़्यादा नहीं जानते उनको थोड़ा एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, फ्लैश गॉर्डन एक हैंडसम पोलो प्लेयर है और ये येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी है। सो ये दो क्वालिटीज़ ये दर्शाते हैं कि ये इंटेलेक्चुअली साउंड है और एक फिटनेस फ्रीक भी है क्योंकि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है। सो वो दो क्वालिटीज़ हमको मिल जाती हैं जो कि एक हीरो मटेरियल बंदे में चाहिए होती हैं। तो इनके जो कंपेनियन हैं फ्लैश गॉर्डन के, वो हैं डेल आर्डन और एक डॉक्टर हैंस ज़ॉर्कोव हैं जो कि एक साइंटिस्ट है। इन दो किरदारों का भी एक अहम किरदार है कहानी में। सो कहानी की शुरुआत जो फ्लैश गॉर्डन के जो ओरिजिन स्टोरी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इस कहानी की नहीं। इस कॉमिक्स की कहानी तो आपको खुद पढ़ के देखनी पड़ेगी। मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको। तो जो फ्लैश गॉर्डन का जो शुरुआत है वो इस तरह से होती है कि एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि पृथ्वी से एक दूसरा ग्रह टकराने वाला है। इस ग्रह का नाम है मोंगो। सो डॉक्टर ज़ॉर्कोव जो कि एक साइंटिस्ट है, ये एक रॉकेट शिप का इजाद करता है जो कि अंतरिक्ष में जाकर इस टकराव को रोकेगा। और ये जो साइंटिस्ट है थोड़ा सनकी टाइप का आदमी है और ये अपनी सनक के चलते फ्लैश और डेल को किडनैप करता है और अपने साथ उस रॉकेट शिप में आने के लिए विवश करता है ताकि उस कोलिजन को रोक सकने में उसकी मदद हो जाए। अब वो उस मोंगो नामक ग्रह पर तो उतर जाते हैं और टकराव भी रोक देते हैं, बट उलझ जाते हैं मोंगो के निर्दयी और दुष्ट राजा मिंग से। और फिर चल पड़ता है अंतरिक्ष में फ्लैश गॉर्डन की एडवेंचरस मुठभेड़ों का एक सिलसिला। अगर मैं आपको इस कॉमिक्स की कुछ झलकियाँ दिखाना चाहूँ तो आप देखें। बहुत ही गुड लुकिंग टाइटल कवर है। इसमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन का अच्छा तरीका है कि धीरे धीरे पात्र परिचय होता रहता है और कहानी भी सही पेज से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, इट्स अ ट्रीट टू आइज़। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 3 कॉमिक्स हैं ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय बाज़ार में उतारी गई हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनमें से कोई भी कॉमिक्स ओरिजिन सीरीज़ से रिलेटेड नहीं है। इनको कुछ इस तरह से हैंड पिक किया गया है कि ये अपने आप में संपूर्ण कहानी नज़र आती हैं और जो भी नए पाठकगण इससे जुड़ते हैं तो वो इस कहानी को समझ पाएंगे, इन किरदारों को समझ पाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये सब क्यों किया, जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने इसको एक एग्जांपल देके थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने नागराज और परमाणु के जो शुरुआती अंक थे, जो शुरुआती 5-6 कॉमिक्स थे, वो आपने ज़रूर पढ़े होंगे। निहायत ही बकवास आर्ट वर्क था। वो उस ज़माने में अच्छा लग सकता था और अच्छा लगा भी था लोगों को, तभी वो सीरीज़ आगे बढ़ी। बट अगर आप आज के संदर्भ में कहें, आज के ज़माने में अगर आप किसी नए पाठक को कॉमिक्स जगत से जोड़ना चाहें तो आप उनको बिल्कुल भी वो शुरुआती कॉमिक्स रेकमेंड नहीं करेंगे। आप उनको कोई रिसेंट कोई सीरीज़, कोई पॉपुलर सीरीज़ उनको सजेस्ट करेंगे जो कि उनको बिल्कुल भा जाए। और एक बार अगर आप कॉमिक्स का कीड़ा आपको लग गया, जब आप उसमें खो गए अच्छी तरह, तो आप विंटेज कॉमिक्स या क्लासिक कॉमिक्स के नाम पे वो ख़राब आर्टवर्क और नरेशन वाली शुरुआती कॉमिक्स को भी पढ़ डालते हैं। सो इसी विचार के साथ पब्लिशर ने ये डिसाइड किया कि इन कॉमिक्स को लाया जाए, थोड़ा एक इंटरेस्ट चेक किया जाए लोगों का, लोगों में एक बार एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए इन कॉमिक्स के प्रति और उनमें इच्छा जागे बाकी कॉमिक्स को लेकर भी, तो फिर वो थोड़ा रिस्क लेंगे बाद में और कॉमिक्स को लाने का भी। आई थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिकल बिजनेस मूव। शक्ति कॉमिक्स ने फ़िलहाल इन 3 कॉमिक्स को 3 भाषाओं में भारतीय बाज़ार में उतारा है। पहला है इंग्लिश, जो कि उसका जो ओरिजिनल जो उसके एडिशंस रहे थे वो हूबहू ऐसा है। बाकी इसको 2 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, हिंदी और बंगाली। हिंदी ऑब्वियस है बिकॉज नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है, और बंगाली कुछ इसलिए क्योंकि बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ के लोगों का ट्रेडिशनली जो मतलब साहित्य और कॉमिक्स जगत से जो उनका जुड़ाव रहा है,
तो उनके इस झुकाव को देखते हुए पब्लिशर ने डिसाइड किया कि बंगाली भाषा में भी इसको उतारा जाए। और एक कारण और ये माना जा रहा है कि फैंटम जो किरदार है वो बंगालियों के काफ़ी करीब है, क्योंकि फैंटम जिस काल्पनिक देश से ऑपरेट करता है उसका नाम बंगाला है, तो कुछ वो उनका उससे रिलेट करते हैं बंगाली लोग। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है कि बंगाली भाषा में इसको उतारा गया। तो बहुत ही अच्छा मूव है। भारतीय कॉमिक सुपर हीरोज़ के समकक्ष विदेशी सुपर हीरोज़ को लाना, वो भी इस समय पर, आई थिंक शक्ति कॉमिक्स का जो है ईमानदार प्रयास है वो साहसिक है और सराहनीय है। सबसे अच्छी बात जो कि मुझे विजय जी के माध्यम से पता लगी कि वो ये कि वो अब मासिक अंतराल के बाद इन सुपर हीरोज़ की आगामी कॉमिक्स भी लाते रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और उससे भी अच्छी न्यूज़ एक ये है कि आने वाले समय में और भी विदेशी कॉमिक्स सुपर हीरोज़ शक्ति कॉमिक्स भारतीय बाज़ार में लेकर आएगी। और वो कौन सुपर हीरोज़ होंगे, वो कौन सी कहानियाँ होंगी, ये या तो भविष्य के गर्भ में छिपा है या फिर विजय जी के मस्तिष्क में। सो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और सही समय आने पर स्वयं विजय जी के श्रीमुख से आप इस बारे में सुनिएगा। सो तब तक थोड़ा धैर्य की पेटी बांधें और इंतज़ार करें। और आखिर में इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं प्रकाशक भाई साहब को एक कुछ सुझाव देना चाहूँगा। अब भाई समीक्षक हूँ, अब अपनी आदत से इतनी जल्दी बाज आने वाला तो नहीं हूँ, तो बस एक छोटे से 2 सुझाव हैं। एक, जब मैंने इसके हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़ा तो मुझे ये एहसास हुआ, और मैंने काफ़ी जगह नोटिस भी किया कि ग्रामेटिकल एरर्स बहुत थे, जो कि आई थिंक थोड़ा सा अगर संपादक महोदय इस पर थोड़ा ध्यान दें तो वो खामियां दूर करी जा सकती हैं। दूसरा, मुझे लगा कि लेटरिंग एक ऐसा पार्ट है जो कि जिस पे थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरह से आप डायलॉग्स लिखते हैं, जिस तरह से लेटरिंग होती है कॉमिक्स पे, कुछ जगह पर एक विशेष प्रभाव छोड़ने के मकसद से, एक स्पेशल इम्पैक्ट क्रिएट किए जाने के मकसद से उसको बोल्ड या फिर डिफरेंट स्टाइल में उसको पेश किया जाता है, बट वो कहीं कहीं ठीक लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा निरंतरता का अभाव लगा। एक जो लेटरिंग होती है उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक रूपता होना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। बस यही 2 चीज़ें थी जो मेरे जहन में आई और मैंने आपसे साझा करना ज़रूरी समझा। तो अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा इन्हीं सुझावों के साथ, और आप सबसे साथ ही में एक निवेदन करना चाहता हूँ कि शक्ति कॉमिक्स को आप भरपूर प्यार और प्रोत्साहन दें। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। विजय जी से बात करते मुझे ये एहसास हुआ कि उनकी जो कॉमिक्स को लेकर जो उनकी समझ है और जो उनका उत्साह है, उससे मुझे तो एटलीस्ट ये विश्वास मिला कि आने वाले टाइम में वो ज़रूर कुछ और बड़ा और अच्छा करेंगे। सो मेरी भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और चलिए फाइनली अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। त्यौहार का जो ये मौसम है वो अपने चरम पर है। आप सभी लोग दिवाली की तैयारियां कर रहे होंगे। आप सभी मित्रों को, भाइयों को और भाइयों की बहनों को मेरी तरफ से शुभ दीपावली। चलते हैं।